व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह कहीं ना कहीं लॉकडाउन किसी न किसी तरीके से चल रहा है। अगर इसकी वजह से जो इंपैक्ट यहां पर इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है उसके एक वर्ड में आप लोगों को कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो आप लोगों की साइड से क्या शब्द होगा, यानी कि अगर मैं आप लोगों को इस इकोनॉमिक क्राइसिस का नाम देने के लिए आप लोगों को कहूं तो आप लोग क्या नाम सजेस्ट करेंगे? आप लोग बताइए, आप लोग क्या नाम सजेस्ट करेंगे? बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या सजेस्ट किया गया है वह मैं आप लोगों को बताता हूं। यानी कि जैसे आप लोगों को पता है आज की डेट में जो कोविड-19 जिसको आप लोग बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में इसको चाइनीज वायरस, वुहान वायरस या फिर इसको नोवल कोरोना वायरस के नाम से भी जाना गया। अलग अलग नाम इसके दिए गए, पर लेकिन फिर बाद में चलकर इसका ऑफिशियल नाम निकल कर आया कोविड-19। इसी तरीके से जो यहां पर कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका नाम आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? ये था मेरा क्वेश्चन। मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्या सजेस्ट कर रहे हैं। या तो आप लोग अपनी साइड से कोई सजेशन दीजिए या फिर इनमें से एक सजेशन आप लोग चूज कीजिएगा। जो यहां पर आज की डेट में जो इकोनॉमिस्ट है वो लगे हुए हैं सर्च करने में कि क्या टर्मिनोलॉजी इसके लिए रखी जाए। तो बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं यहां पर ग्रेट रिसेशन के बाद में। ग्रेट रिसेशन 1930s में देखने को मिला था। जब से यहां पर आज की डेट में देखिए तो ये बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। उसके बाद से आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसका नाम दिया गया है इसका नाम दिया गया ग्रेट लॉकडाउन। तो पहला नाम सजेस्ट यहां पर किया गया आईएमएफ के द्वारा, ग्रेट लॉकडाउन। तो यहां पर दूसरा जो सजेशन यहां पर दिया गया है, यहां पर ये दिया गया है, यह है मॉर्गन स्टैनली। तो यूएसए के अंदर बैंक है, यहां पर इनके द्वारा बोला गया इसको ग्रेट कोविड-19 रिसेशन, यानी कि जीसीआर, ग्रेट कोविड-19 रिसेशन। तीसरी जो यहां पर एक पर्सनैलिटी है उनके द्वारा इसको बोला गया, जिनका नाम है ईडी यार्दनी। इनके द्वारा यहां पर बोला गया ग्रेट वायरस क्राइसिस। इनके द्वारा कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया ग्रेट वायरस क्राइसिस, यानी कि जीवीसी। नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है डेविड मैकविलियम। तो इनके द्वारा इसको बोला गया है पेंडिंसन। ठीक है, तो यहां पर ये जो टर्म है एक तरीके से जिसे पेंडेमिक बोल रहे हैं तो उससे इसका नाम निकाला गया है, पेंडेमिक महामारी, तो पेंडिंसन इसका नाम यहां पर निकाला गया है। ये एक नया टर्म भी देखने को मिल रहा है। तो ये चार टर्म में से कौन सा बेस्ट टर्म आप लोगों को लग रहा है और उसका रीजन भी बताएगा कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है, जो आईएमएफ बोल रहा है, आईएमएफ के द्वारा बोला गया है कि जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से यहां पर सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसे ग्रेट लॉकडाउन सबसे बेस्ट नाम है। यहां पर कोविड-19 से लेकर इसका नाम निकाल दिया यहां पर मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, ईडी यार्दनी के द्वारा बोला गया ये वायरस की वजह से क्राइसिस है, तो इसलिए यहां पर बोला गया। और इसको पेंडेमिक महामारी बोला गया था, तो इसको पेंडिंसन के नाम दे दिया गया यहां पर, ये डेविड मैक विलियम्स के द्वारा। तो आप लोगों के हिसाब से अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एज ए एक सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर अगर आप लोग इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वाले पर्सन है तो कौन सा नाम आप लोग यहां पर चूज करेंगे? तो अपना नाम आप लोग बताइएगा। आगे चलते हैं, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज का एक इंपॉर्टेंट डे देखते हैं, इसके बाद में फिर आज का क्विज होगा और फिर हमारा लेक्चर आगे चलेगा। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में। इसको बोलते हैं वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। ये एक तरीका पागलपन आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो डे है बेसिकली इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहां पर देखने को मिलता है 24 मई को, वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। तो यहां पर एक तरीके से जो साइकोसिस, एक तरीके से इसको बोलते हैं मनोवृत्ति, यानी कि कैसा आप लोगों का मन जो सोच रहा है यहां पर किस तरीके की सिचुएशन में, ये मेंटल इलनेस की कैटेगरी में यहां पर देखने को मिलता है। जैसे थिंकिंग परसेप्शन, जैसे थिंकिंग कैसी है, परसेप्शन कैसा है, इमोशन लैंग्वेज कैसी है, सेल्फ बिहेवियर कैसा है, कॉमनली जो एक्सपीरियंस किया गया तो हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी डेथ हो गई, तो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि वो दिख रहा है कि आसपास में ही है। ठीक है, आप लोग बार बार कुछ ना कुछ इस तरीके से टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। कई बार दिखता है कि कोई अंधेरे में आप लोगों को देखने को मिलता है ना कई बार कि हाँ कोई खड़ा हुआ था। वो पर्टिकुलर जो बेसिकली जो चीजें रहती हैं वो हमारे माइंड का क्रिएशन रहता है। जब लाइफ में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इसका मतलब है कि इंसान का जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है। एबनॉर्मल बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो वर्ड्स हैं वो पर्सन ढंग से नहीं बोल पाएगा, स्पीच में जो वर्ड्स हैं उनमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इमोशंस में भी कई सारे डिस्टोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जब यहां पर पर्सन की जो एक तरीके से इमोशनलिटी के चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलने लगती है, इस तरीके पर्सन का जो माइंड होता है वो स्टेबल नहीं होता है और इसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी यहां पर बोला जाता है। नॉर्मली कई बार यहां पर जिस पर्सन को ये बीमारी होती है उसको पता भी नहीं रहता है, और उसको तो पता रहता ही नहीं है
जो आसपास में लोग रह रहे हैं उनको भी इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो ये इसीलिए यहां पर इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है, ताकि जहां पर ये लोग रहते हैं इस तरीके जिनको ये बीमारी है उसके बारे में उनको तो पता रहे, खासकर जो आसपास के लोग हैं वो भी यहां पर उसी तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि एक तरीके से उसको पेशेंट की तरीके से देखना चाहिए। फिर वो एक तरीका मरीज हो गया, अगर उसको एक पेशेंट की तरीके से नहीं देखेंगे तो फिर उसकी ये बीमारी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यहां पर यह कि एक ट्रीटेबल बीमारी है, यानी कि एक तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए यहां पर उसको सपोर्ट मिलेगी, ट्रीटमेंट मिलेगा, तभी तो सुधरेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो तब ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मली कब होता है ये, नॉर्मली ये जो बीमारी है जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, जब इमोशन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, कोई अटैक आता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होगी जिसको बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो तब जाकर ये बीमारी इंसान के अंदर घुसती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए किसी भी चीज को इतना ज्यादा न लगाएं दिल से, ताकि अगर वो चीज चली जाए तो ऐसा लगे कि जिंदगी जो है बर्बाद हो गई, क्योंकि इस तरीके का जो इंसान है वो लाइफ में कभी भी कोई अच्छी चीज अचीव नहीं कर पाता है। रीजन ये है कि एक पर्टिकुलर एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंसी एक खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट कर देती है। तो इस तरीके के माइंड में डिस्टोर्शन फिर होने लगते हैं और इंसान के जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो यह है एक बीमारी जिसके बारे में याद रखिएगा। आइए अब आज का क्विज देखते हैं। क्विज है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए बिना ऑप्शन के। अगर एक बार को आंसर देना सीख लिया तो एग्जाम में बहुत कंफर्टेबल आप लोग फील करोगे, क्योंकि यहां पर ऑप्शन नहीं है और एग्जाम में ऑप्शन होंगे तो चूज करना आसान रहेगा आप लोगों के सामने। सबसे पहले बात की गई अभी कौन से राज्य के द्वारा अभी जो स्पोर्ट है यानी कि जो गेम है उसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया है। इससे क्या होगा, और ज्यादा यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, और ज्यादा लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और ज्यादा फोकस यहां पर दिया जाएगा। तो राज्य का नाम बताना है आप लोगों को। कांगड़ा की जो टी है यहां पर, जिसको जीआई टैग की कैटेगरी में भी रखा गया है, ये किस राज्य के अंदर आती है? कांगड़ा की टी को यह बोला गया है कि आज की डेट में कोविड 19 के लिए ये जो एंटीवायरस जो यहां पर एचआईवी की जो ड्रग्स हैं जो यूज कर रहे हैं ना, कि हाँ ये कोविड 19 के लिए काफी अच्छी हैं, तो उनसे भी बेटर यहां पर ये टी मानी जा रही है। ठीक है, तो ये टी के बारे में आप लोगों को बताना है यहां पर जी। इसको यहां पर जो जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा किस ईयर में यहां पर दिया गया था कांगड़ा टी को, और कौन से राज्य के अंदर दिया गया है, तो ये आप लोगों को बताना है। वादी रम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। साउथ इंडिया की एक मूवी यहां पर शूटिंग करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे यहां पर। ये जो वादी राम है ये पर्टिकुलर डेजर्ट वाला एरिया है। आप लोगों को लोकेशन इसकी बतानी है कहां पर ये लोकेटेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। तो ये दो हैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में, तो इनका आंसर आप लोग दीजिए। नेक्स्ट बात की जा रही है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उस प्रोग्राम का नाम आप लोगों को बताना है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के सेक्टर को सपोर्ट करेगा। यहां पर जो कल ही आप लोगों से मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है ऑयल गैस कंपनीज के अंदर में, ताकि सिचुएशन को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके, हमारी कंट्री में सप्लाई जो है वो मेंटेन रखी जा सके। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम लोग को नॉर्मली साइक्लोन की वार्निंग देते हैं, वेदर फोरकास्टिंग बताते हैं, रेनफॉल कैसी होने वाली है, टेंपरेचर क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें यहां पर बताई जाती हैं। अभी यहां पर ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर ऐप के ऊपर भी आप लोगों को अवेलेबल देखने को मिलेगी, यानी कि ये यहां पर जो सेक्शन है आप लोगों का इस पर्टिकुलर ऐप में भी बन गया है। इस ऐप का नाम आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसको सबसे पहले जीआई टैग का दर्जा दिया गया था 2004-5 में। ये जो प्रोडक्ट है आप लोगों को वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रोडक्ट का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये थे क्वेश्चन, अभी आंसर बताऊंगा, देखिएगा कैसा रहा आप लोगों का स्कोर, और नीचे स्कोर जरूर लिखा कीजिए, इससे आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर कम आता है तो भी टेंशन नहीं लेनी, जीरो आता है तो भी आप लोगों को लिखना है। इससे ये रहेगा कि आज आप लोगों ने सब कुछ ही नया सीखा है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर यहां पर टेंशन लोगे तो देखिए फिर एग्जाम में बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया कीजिए, अपने आंसर जरूर बताया कीजिए। मिजोरम हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिसके द्वारा बोला गया है कि स्पोर्ट को इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा जाएगा, और यह पहला राज्य है हमारी कंट्री में। ठीक है, कांगड़ा टी है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जीआई टैग का दर्जा इसको दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर कांगड़ा टी को 2005 में जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। वादी राम जो है इसको वैली ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है, और जॉर्डन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहां पर ये सैंडस्टोन और इसी के साथ में ग्रेनाइट रोक है। यहां पर एक तरीके से डेजर्ट जैसी फीलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, बारिश काफी कम होती है बेसिकली अगर देखा जाए तो। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया रीस्टार्ट यहां पर प्रोग्राम है जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा हमारी कंट्री में। तो यह है इसके बारे में फैक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा बोला गया 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इंप्लीमेंट करने के लिए ऑयल और गैस कंपनीज के ऊपर, ताकि यहां पर सब जगह तक जो सप्लाई है उनको अब एक तरीके से पाइपलाइन सप्लाई प्रोवाइड कराई जा सके गैस वगैरह की। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो साइक्लोन की वार्निंग, वेदर फोरकास्टिंग या फिर रेन के बारे में इंफॉर्मेशन, टूरिज्म रिलेटेड अपडेट्स देता है, वो सारी चीजें अब उमंग ऐप पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कल ही डिस्कस किया था इसके बारे में। उमंग की फुल
फुल फॉर्म आप लोग बताइए। उमंग ऐप जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। दार्जिलिंग टी जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, जीआई टैग दिया गया सबसे पहले हमारी कंट्री में 2004 एंड 5 के अंदर में, ठीक है। तो यह इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। दो प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, एक तो है शाही लीची और दूसरा क्या गया जर्दालू आम। शाही लीची और जर्दालू आम दोनों आप लोगों को बिहार के अंदर देखने को मिलेंगे। इनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया बिहार के अंदर काफी पहले। तो यहां पर हालांकि शाही लीची तो अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिला आप लोगों को। तो शाही लीची जो मुजफ्फरपुर जो यहां पर है मुजफ्फरपुर, ठीक है, और ये जर्दालू आम जो है भागलपुर। तो यहां से क्या किया जाएगा, इनको ये बेसिकली इनको डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। ये जो स्टार्ट किया गया प्रोग्राम ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बिहार के साथ मिलकर स्टार्ट किया जा रहा है। यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहां पर शाही लीची और जर्दालू आम जो हैं ये घरों तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये दोनों हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जीआई टैग की कैटेगरी में आता है। अगर हमारे परिवार में से कोई मेंबर यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया से आता है तो बताइए आप लोग इनके प्रोडक्ट के बारे में क्या राय रखते हैं, कैसे हैं ये प्रोडक्ट, क्योंकि इनको जीआई टैग का दिया गया आपके लोकल एरिया में, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इनके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर हाँ आप लोगों को लगता है कि सही चीजें हैं तो मैं आप लोगों को एड्रेस देता हूं, मेरे घर तक भी पहुंचा देना दोनों चीजें, ठीक है। चलिए मजाक था, आगे चलता हूं। शाही लीची जो है यहां पर ये मुजफ्फरपुर बिहार में देखने को मिलती है। जर्दालू मैंगो जो है यहां पर ये भागलपुर बिहार में देखने को मिलेंगे। फेमस है यहां पर इनका यूनिक फ्रेग्रेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो डिमांड है एवरीवेयर। जर्दालू आम जो है जीआई टैग का दर्जा उसको दिया जा चुके हैं। ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड यहां पर की जाएगी। और हाँ शाही लीची को भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया था रिसेंटली अभी, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर और पटना ये शाही लीची और पटना और भागलपुर जर्दालू आम। तो देखते हैं आगे चलकर हो सकता है ये और दूसरे एरिया में भी इनको सप्लाई किया जाए, ठीक है। तो मिनिमम जो होना चाहिए 2 किलोग्राम होना चाहिए लीची अगर चाहिए ऑनलाइन, और यहां पर ये 5 किलोग्राम होना चाहिए मैंगो। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पर 100 ग्राम भेज देना भैया, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर यही बात है यहां पर। तो एक अच्छा सा पैकेज होना चाहिए ताकि उनको भी थोड़ा सा डिलीवरी करने में उनको भी थोड़ा सा यहां पर एक तरीके से उन्हें कहते हैं बच जाए कुछ। हाँ हम लोगों ने कुछ सेंड किया है तो इसलिए यहां पर उनका खर्चा भी निकल जाए, क्योंकि अगर कोई डिलीवरी बॉय होगा तो उसका भी चार्ज लगेगा ना, ठीक है। तो उसी के चलती इंफॉर्मेशन है। आगे चलता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार मिलकर काम कर रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये हालांकि मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं, पर कुछ पॉइंट आप लोगों को एक्स्ट्रा यहां पर बताने हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें 13,000 के करीब यहां पर रुपए अकाउंट में सेंड किए जाएंगे, ये एन एकड़ पर ईयर के हिसाब से। आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री किसान योजना हमारी कंट्री में 6,000 रुपए देता है अकाउंट में किसानों के। इनके द्वारा 13,000 की बात की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो अनाउंस किया गया है यहां पर ये अभी रिसेंटली कोविड-19 के क्राइसिस से उभरने के लिए यहां पर अनाउंस किया गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है यहां पर ये 1500 करोड़ रुपए में यहां पर इनके सेंड की गई है सबको लोगों को। लगभग 8 लाख किसानों को फायदा पहुंचने वाला है और 80% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होंगे। अब ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर किस किस कैटेगरी में आते हैं इसको आप लोग थोड़ा समझिए। ये है बेसिक टर्म। यहां पर हमारी कंट्री में देखिए बेसिकली जो किसान है ना उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ताकि स्कीम वगैरह को इंप्लीमेंट करनी है वो सब चीजें, तो उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो मार्जिनल जो होल्डिंग साइज होता है यानी कि लेस देन 1 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर से नीचे या फिर 1 हेक्टेयर अगर जमीन है तो उसको मार्जिनल किसान बोलेंगे। स्मॉल फार्मर बोलेंगे 1 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर के बीच में अगर जमीन आती है। सेमी मीडियम होल्डिंग अगर रहती है तो उसको आप लोग बोलेंगे 2 हेक्टेयर से लेके 4 हेक्टेयर के बीच में। मीडियम किसान यहां पर क्या होगा 4 से लेके 10 के बीच में होगा, और लार्ज जो एक बड़े किसान होंगे उनमें होगा यहां पर 10 हेक्टेयर से ऊपर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी आएगी। जो यहां से बेसिकली बात नहीं की जा रही है कि आप लोग देखते हैं कि स्मॉल और मार्जिनल बोल दिया तो क्या मतलब है इसका, तो तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो ये जो स्कीम है इसकी जो एनुअल कॉस्ट यहां पर देखने को मिल रही है 5,700, ये है 5,700 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें यहां पर कवर किया जाएगा जो चावल होंगे, मक्का वगैरह, शुगर कैन यानी कि गन्ना वगैरह, ये सब चीजें यहां पर कवर की जानी है। राइस और जो मेज के फार्मर है उनको यहां पर 10,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। देखिए अगर सेंट्रल लेवल की स्कीम के बारे में बात करें तो वहां पर 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं और यहां पर 10,000 तक दिए जा रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सोचने में लगता है कि थोड़ा सही है यहां पर। और जो गन्ने के वाले किसान है उनको यहां पर 13,000 तक दिए जा रहे हैं, तो ये फिर भी थोड़ा सा प्रोडक्टिव है उसके कंपेयर में। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जो मनी जो है यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है 4 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि अगर यहां पर 10,000 दिया है तो 2,500 की इंस्टॉलमेंट यहां पर दी जाएगी। तो ये अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर 13,000 का देखने को मिलेगा।
इसी साइकिल के अंदर में। तो ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी जो एक्सटेंशन यहां पर देखने को मिल सकता है। आप लोगों को अगर कोई कुछ अच्छी सी चीजें ऐड करना चाहता है तो किसानों को एक अच्छी सपोर्ट यहां पर मिल जाएगी, और इसी के चलते स्टेट की इकोनॉमी में भी थोड़ी सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो ये बातें हैं इसके बारे में जो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलता हूं, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। तो यहां पर अभी एक डेटा रिलीज किया गया है। तो ये जो डेटा रिलीज किया गया है, यहां पर ये डेटा रिलीज किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एनएसओ बोलते हैं। आखिर इनके द्वारा क्या बताया गया है? इनके द्वारा यह बताया गया कि 8,21,000 के करीब नए जो मेंबर हैं उनके द्वारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम रिसेंटली अभी ज्वाइन की गई है। यानी कि जिस तरीके से पेंशन वगैरह की जो स्कीम होती है, ये वाली चीजें, ठीक है, इंश्योरेंस की जो स्कीम होती है, तो ये अभी यहां पर इनके द्वारा ज्वाइन की गई है। इंप्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है यहां पर ये 1952 में यहां पर लॉन्च की गई थी, और उस टाइम पर इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है जिसके हिसाब से यहां पर काम किया गया। एक्ट जो था यहां पर ये फर्स्ट लेजिस्लेटिव सोशल सिक्योरिटी स्टेप है जो यहां पर इंडिया में वर्क कर रहा था। इसी के चलते जो स्कीम है वो डिजाइन करती है कि फाइट अगेंस्ट सिकनेस, जैसे कि जिस यहां पर डिसेबिलिटी कुछ चीजें होती है, जैसे ऐसे होते हैं कि कोई डिसेबिलिटी होगी या फिर इस तरीके से मैटरनिटी हो गई, डेथ हो गई, एम्प्लॉय जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर कोई इस तरह कंडीशन बन गई, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर कराया जाता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जो एनएसओ यहाँ पर एक नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी रिसेंटली एक नया ऑफिस बनाया गया है। तो किन दो ऑफिस को कंबाइन कर ये नया ऑफिस बनाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। डिटेल में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को सीएसओ, और इसी के साथ में एक और को कंबाइन कर नया ऑफिस बनाया गया एनएसओ। तो दूसरे वाला ऑफिस का नाम आप लोग बताइए, क्योंकि ये भी रिसेंटली काफी न्यूज में था, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की गई है, ये पर्टिकुलर इसमें ऐड कर। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पर, ये हमारी कंट्री के लिए थोड़ी सी एक बुरी खबर आप लोग बोल सकते हैं। ये बात की जा रही है वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट के बारे में, यानी कि जो स्टील का जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात यहां पर की जा रही है। सबसे पहले तो वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। पहली इंपॉर्टेंट तो फैक्ट ये हो गया। दूसरा है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अगर बात करते हैं तो यहां पर क्रूड स्टोल जो रिपोर्ट है यहां पर हमारी कंट्री में, जैसे कच्ची स्टील की बात की, क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चा तेल बोलते हैं, ऐसे ही क्रूड स्टील की बात की जा रही है, वो 65% डिक्लाइन हो गई है रिसेंटली, अभी अप्रैल के महीने में जो यहां पर अभी डेटा निकल कर लाया जा रहा है। इसके चलते जो स्टील आउटपुट है हमारी कंट्री में, ये 3.13 मिलियन टन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। चाइना के अंदर जो यहां पर ये इसके बारे में बात करें तो 1.7% के करीब डिक्लाइन हुए हैं। हमारी कंट्री में 65%, चाइना के अंदर में ओनली 1.7%। तो ये चाइना का फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि आउटपुट डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि चाइना वर्ल्ड में एक तरीके सबसे बड़ी मार्केट आप लोग इसकी बोल सकते हैं। यूएसए में जो डिक्लाइन देखने को मिला है 32% है, साउथ कोरिया में 8.4% है, और इसी के साथ में अदर जो भी स्टील प्रोड्यूस करने वाले एरिया हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, फ्रांस, इटली, तुर्की, स्पेन, रसिया, यूक्रेन, ब्राजील, ये भी अलग अलग आप लोग को डिक्लाइन देखने को मिलेंगे। इंडिया जो करेंटली यहाँ पर नेशनल स्टील पॉलिसी के अंदर चल रही है 2017 से, ये पॉलिसी ये बोलती है कि 300 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से हम लोग को चलना है 2030 तक का, पर लेकिन अभी क्या है 1.13 मिलियन, तो यहां पर काफी पीछे आप लोग बोल सकते हैं। हालांकि 65% डिक्लाइन यहां पर हो गया, तो देखते हैं कब तक हम लोग चीजों में सेल्फ सफिशिएंट हो पाते हैं। अब भाई कई बार हम लोग को चीजें खरीदनी पड़ जाती हैं, पर लेकिन जब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होंगे, इवन यहां पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तब हम लोग सही पैटर्न में यहां पर आएंगे। तो ये है इसके बारे में, जो कि एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर यह बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की साइड से। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर अभी आप लोगों को बताऊंगा, जो कि शायद आप लोगों ने कुछ ने सुनी होगी और कुछ ने नहीं सुनी होगी, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया भी हो सकता है और क्वेश्चन भी बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा यहां पर जो अभी एक तरीके से जो नोटिफिकेशन बात की गई है एमिशन नॉर्म्स के लिए, L7 कैटेगरी के जो व्हीकल है उसके लिए, ये BS जो यहां पर BS स्टैंडर्ड जो 6 है उसकी बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो ये भारत स्टेज होता है, तो इसका 6 जो स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर L, M, N ये कैटेगरी क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। देखिए हमारी कंट्री में ये कैटेगरी आप लोग देखते हैं, इसके बारे में अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे कैटेगरी M हो गया, इसका मतलब है जो व्हीकल कैरिंग पैसेंजर, यानी कि जो पैसेंजर लाने ले जाने वाले व्हीकल होते हैं, तो उनको बात की जाती है M कैटेगरी के अंदर में। कैटेगरी N हो गया व्हीकल कैरिंग गुड्स, यानी कि जो सामान इधर उधर लाने वाले सामान हो गए, ट्रक वगैरह जो हो गए, उनको इस कैटेगरी में लाया जाता है। कैटेगरी L हो गया जो व्हीकल लेस देन 4 व्हील, यानी कि जैसे 3 व्हीलर हो गया, ठीक है, तो वो यहां पर इस कैटेगरी में आ जाते हैं, L वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से ये L7 की बात की जा रही है, तो 3 व्हीलर टाइप के जो व्हीकल हैं उनकी बात की जा रही है। पर इसमें भी थोड़ा सा चेंज आप लोगों को अभी बताऊंगा। यहां पर ये आप लोग देखिएगा अभी
नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये टी कैटेगरी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। टी कैटेगरी में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, जो ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह आप लोगों ने देखी होगी गांव में, तो वो यहाँ पर कैटेगरी टी के अंदर आता है। जो व्हीकल है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में। तो एमिशन नॉर्म्स जो है बेसिकली ये प्रोड्यूस, ये सोचेंगे कि अभी अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में गाइडलाइन जारी कर दी जाए तो इस तरीका प्रोडक्शन करो ताकि ये इंप्लीमेंट किया जा सके गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। तो यहाँ पर एक बात की जा रही है क्वाड साइकिल के बारे में। क्वाड साइकिल क्या बोला गया है, ये बेसिकली एक तरीके से व्हीकल वो होते हैं जो कहने के लिए तो 3 व्हीलर के साइज के होते हैं, पर लेकिन उनके अंदर 4 पहिया जोड़ देते हैं। जैसे मैंने कई बार आप लोगों से मजाक मजाक में बोला भी है कि जो नैनो बनाई जाती है 2 स्कूटर को जोड़कर एक साथ में रख दो, उसके ऊपर एक स्टील का ढक्कन रख दो तो ये नैनो बन गई। हालांकि मोस्ट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिव कार आप लोग बोल सकते हैं, सस्ते में लोगों को कार मिल जाए, पर लेकिन इंसल्ट इतनी कर दी गई उस गाड़ी की कि लोग उसका मजाक बनाने लगे कि नैनो है इसके पास में, लकटकिया, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द भी उसके लिए यूज किए गए। तो ये यहां पर बेसिकली एक साइज तो है 3 व्हीलर का, पर लेकिन यहां पर एक तरीके से उसके ऊपर एक 4 पहिया उसमें जोड़ दे। जैसे आप लोग वो बात करो जैसे नहीं ऑटो वगैरह होते हैं तो ऑटो में 4 पहिया लगा दें, तो उस कैटेगरी की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहां पर क्वाड्रीसाइकिल। तो क्वाड्रीसाइकिल का जो प्रोडक्शन हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहां पर 2 साल के करीब यहां पर हो चुके हैं, लेस देन 2 ईयर जब यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब फुल फ्लेज प्रोडक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। अभी हालांकि कंप्लीटली ये स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इसके चलते इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, 20 में हम लोग खड़े हैं। तो कमर्शियल और प्राइवेट दोनों तरीके से इनको यूटिलाइज करने की बात की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आई थिंक आप लोगों को कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा इसके अंदर में, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा इसके बारे में तो मैं जानता था कि टी कैटेगरी में ही आता था, पर ये वाला जो यहां पर अभी जो बताया गया ये अभी यहां पर ये नया वाला जो क्वाड्रीसाइकिल वाला, ये मैंने भी अभी यहां पर नया जाना इसके बारे में। बाकी इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी, पर ये नया जानने को मिला यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से शायद आपको भी कुछ नया देखने को मिला होगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ये बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइड से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर बात की गई है कि 8 कैंडिडेट जो हैं वो यहां पर अभी ह्यूमन ट्रायल के लिए उनको यूज किया जाएगा कोविड-19 की बीमारी से लड़ने के लिए। सेवरल जो पीपल्स हैं उनके द्वारा आगे आकर बोला गया कि हमारे ऊपर ट्राई करो ताकि वैक्सीन बनाई जा सके, क्योंकि अगर वैक्सीन जल्दी से जल्दी नहीं बन पाती है तो ये बीमारी कंट्रोल नहीं आने वाली है। अपनी ही कंट्री में देख लीजिए 6000 एवरेज बन गया आज के डेट में केस का। एक टाइम पे ऐसा होता था कि 400 केस आ गए, 500 केस आ गए, तो लगता था कितने केस आ गए, 6-6 हजार केस आ रहे हैं। वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्री में हमारा नाम आ गया। तो इस तरीके से जल्दी इसका इलाज होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग कई बार बता ही चुका हूं पहले भी, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। ये चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आप लोग को एक तरीके से टिप ऑफ टंग होना चाहिए, एकदम पूछे कोई तुरंत आंसर दो। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी यहां पर यूनाइटेड नेशन की जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप के अंदर में आती है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 6 सेमी ऑटोनोमस जो रीजनल ऑफिस है उनमें से एक आप लोग यहां पर देखते हैं हमारी कंट्री के अंदर भी आप लोग को नजर आएगा। जो इसको स्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो इसके एस्टेब्लिशमेंट के दिन यानी कि 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। एक रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं, पर वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट यहां पर ये जरूर याद रखिएगा। बाकी अफ्रीका के अंदर यहां पर कोंगो में देखने को मिलेगा ऑफिस, यूरोप के अंदर यहां पर डेनमार्क में, साउथ ईस्ट एशिया में दिल्ली के अंदर में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में यहां पर ये इजिप्ट के अंदर में, वेस्ट पैसिफिक के अंदर फिलीपीन और अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये इसके ऑफिस हैं लोकल लेवल पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको IIFT के नाम से आप लोग जानते हैं। इसके द्वारा काफी अच्छा स्टेप उठाया गया है। अभी यहां पर ये स्टेप क्या है कि हमारी कंट्री में जो कोविड-19 के मरीज हैं उनके लिए यहां पर बेसिकली जो खाना है वो न्यूट्रिशन एक तरीके से युक्त होना चाहिए, उसमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन होना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। इम्यूनिटी का बढ़ने का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप लोग कोई बीमारी लगती है ना, आप लोग के शरीर को वो तब अपनी चपेट में लेती है जब यहां पर इम्यूनिटी आप लोग उसके सामने हार जाती है। स्टार्टिंग में आप लोगों की खुद की बॉडी उसके साथ में रेजिस्ट करती है, आप लोगों की बॉडी उसको अपने शरीर में घुसने का रास्ता नहीं देती है। बॉडी इम्यूनिटी आप लोगों की कैसे बनती है, अच्छा खाना लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी आप लोग नींद लेते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, तो बॉडी अच्छी रहती है आप लोगों की, तो बीमारी जल्दी से घुसेगी नहीं। पर लेकिन जब आप लोग की इम्यूनिटी को हरा देती है तब वो बीमारी आप लोगों के शरीर पर कब्जा करती है। तो यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बोला गया है कि वो एक अच्छे से यहां पर खाना प्रोवाइड कराएगी जिससे कि पेशेंट जो है उनकी इम्यूनिटी बढ़े। तो इसी के चलते यहां पर एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये इंस्टीट्यूट ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के अंडर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ये इंस्टीट्यूट जो है यहां पर प्रमोट करता है रिसर्च एंड एजुकेशन फूड प्रोसेसिंग में, यानी कि जैसे टमाटर से सॉस बना दिया, आलू से चिप्स बना दिए, इसी तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिलती है।
यहां पर अगर बात करें कहां पर ये लोकेटेड है तो ये तंजावुर तमिलनाडु के अंदर यहां पर लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो एक तरीके से कॉम्पिटेटिव इंफॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं। आने वाले टाइम में कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलने वाली हैं। दुनिया भर के ऐप आप लोग के फोन में आज के डेट में होगी। एक तो सबसे पहले आप लोग को ये इंफॉर्मेशन बता दूं, अगर आप लोग के मोबाइल में कोई भी ऐप है तो कोशिश ये कीजिए कि एक्स्ट्रा ऐप मोबाइल में मत रखिए, क्योंकि आपके मोबाइल में उल्टे सीधे ऐप अगर रहेंगे तो आपका मोबाइल जो है वो खतरे में पड़ जाता है। टाइम टू टाइम ऐप्स को अपडेट करते रहिए ताकि उसके अंदर कोई भी बग्स ना आए, ताकि आप लोगों के मोबाइल के अंदर कोई वायरस न घुसे। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा अभी अनाउंस किया गया है लॉन्च करने के लिए फेसबुक शॉप, यानी कि फेसबुक को एक तरीके से वहां पर जाकर भी चीजें खरीदी और बेची जा सकती हैं। फेसबुक शॉप एक प्लेटफॉर्म यहां पर अनाउंस कर रहे हैं जिसके चलते एनकरेज किया जाएगा यहां पर डायरेक्टली अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे यहां पर फेसबुक के बच्चे हैं, यानी कि फेसबुक पिताश्री हो गए, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यहां पर इसका पार्ट हो गए। तो ये यहां पर क्या करेंगे, अब डेवलपिंग कंट्री में अलग अलग एरिया पे डिफरेंट तरीके के जो सोशल मीडिया हैंडल है सब यूज करें, तो उसके चलते पेमेंट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यहां पर ये सारे मिलकर और जो फेसबुक है ये ट्रायो यहां पर एक टिकडम हो गए ना, यहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो मिलकर यहां पर ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इसके चलते माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। तो इसकी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो फेसबुक शॉप करके यहां पर लॉन्च किया गया जिसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू भी सपोर्ट मिल सकती है। तो यह है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो देख लेते हैं एक बार हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, आप लोगों के सामने क्विज था, उसका अच्छे से आंसर आप लोगों के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या नाम दिए गए हैं, आप लोगों को भी अपना नाम बताना था। नेक्स्ट यहाँ पर शाही लीची और इसके बारे में हम लोगों ने बात की, ये किसानों के बारे में बात की, खासकर पर्टिकुलर राज्य के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर देखा कि सिक्योरिटी स्कीम के लिए लोग जो है काफ़ी आगे आ रहे हैं आजकल निकलकर। नेक्स्ट स्टील के बारे में हम लोगों ने बात की और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर हमारी कंट्री में जानने को मिली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की साइड से। इसी के साथ में कुछ हम लोगों ने जाना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या काम किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बात की जा रही है फूड जो कोविड-19 के मरीजों के लिए, और ये फेसबुक के बारे में इंफॉर्मेशन जानने को मिली। अब आज का क्विज आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बेसिकली यहाँ पर इंप्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड डेटा है किसके द्वारा रिलीज किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर L7 कैटेगरी के BS6 जो व्हीकल है उनके मिशन के बारे में बात की जा रही है। बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़ा डिप्रेशन यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है, IMF के द्वारा इसका क्या नाम दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर किसके द्वारा ह्यूमन ट्रायल के लिए 8 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया कोविड-19 के लिए। इंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम जो है ये हमारी कंट्री में कब लॉन्च की गई थी, और ये इंप्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है आप लोगों को कि इंडिया जो है कितना डिक्लाइन हो गया स्टील के अंदर में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पर मिलकर बिहार गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। 2 पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पर घर तक पहुंचाए जाएंगे, उनके नाम आप लोगों को बताने हैं। एक मुजफ्फरपुर में फेमस है, दूसरा भागलपुर में, हालांकि पूरे बिहार में ही फेमस है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये यहाँ पर कोविड-19 से लड़ने के लिए जो न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करा रहा है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ पर सामने निकल कर आया है। तो ये था आज का डिस्कशन। लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर पसंद आता है। अगर पसंद नहीं आता है तो कोई सा भी काम आप लोगों को नहीं करना है, बस कमेंट बॉक्स में बताना है कि पसंद क्यों नहीं आया ताकि उसको सुधारा जा सके, और डिसलाइक करना है। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर ये एक तरीके से फीडबैक हो जाता है आप लोगों की साइड से कि लेक्चर आप लोग कैसा लग रहा है। यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सजेशन हो वो भी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके आने वाले टाइम में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।